हेलो 11th क्लास। हम अभी पिछले टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया था वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड रे क्या होती है। तो एनोड रे के ऊपर हम बात करें तो एनोड रे, जिन्हें हम कैनल रे भी कहती हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स की रे होती हैं। कैथोड रे तो थी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, और एनोड रे होती हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की रे। इनकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करें तो पहली जो करैक्टरिस्टिक्स इनका रहेगा, अनलाइक कैथोड रे, यानी कैथोड रे से अलग रहेगा। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे में था नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो ज़रूरी नहीं है नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है, मगर यहाँ पर हम एनोड रे में हम बात करें तो इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। मतलब अलग अलग गैस के अंदर हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक पार्टिकल पर मिलेगा। दूसरा जो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी रहती है, द चार्ज टू मास रेशियो, यानी E/m रेशियो। हमने देखा है कि कैथोड रे में जो E/m रेशियो है वो फिक्स रहता है, मगर एनोड रे में जो E/m रेशियो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। तो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन द गैस। ये किस पर डिपेंड करता है? गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें, द सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इनके ऊपर सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इनकी फंडामेंटल यूनिट होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। अगली प्रॉपर्टी है द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रे। तो जो पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार या इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार जो व्यवहार रहता है वो कैथोड रे से उल्टा रहेगा, क्योंकि कैथोड रे तो अट्रैक्ट हो रही थी पॉजिटिव चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और एनोड रे नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। आगे हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द पॉजिटिव रे। तो पॉजिटिव रे का ओरिजिन क्या रहेगा? तो इसमें ओरिजिन के ऊपर कहते हैं द व्हेन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। मान लीजिए एक एटम है, हमें पता है एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम एटम जो न्यूट्रल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेगा। तो कहता है व्हेन रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम या फिर मोलिक्यूल ऑफ द गैस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद हमें पॉजिटिवली चार्ज आयन मिलेंगे। These positively charged ion move towards perforated cathode and constituent of beam of the positive ray। तो ये किस तरफ constitute of the beam of positive ray, और anode ray coming through the holes of the cathode। तो ये एनोड से चलते हुए कैथोड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है। तो ये कैथोड्स की तरफ आएंगे, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आगे हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल है। अभी तक हम बात कर चुके हैं कैथोड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन एक पॉजिटिव है। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो कैडविक बम्बार्ड ए थिन शीट ऑफ द बेरिलियम। तो जो जेम्स कैडविक जो थे उन्होंने सर्च किया था कि न्यूट्रॉन के बारे में, तो उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम की एक शीट ली पतली, और उस पर किसकी बौछारें कराई? अल्फा पार्टिकल की बौछारें कराई, और उन्होंने पाया कि हाईली पेनिट्रेटिंग रे वर कंसिस्ट ऑफ द स्टीम्स ऑफ द न्यूट्रल पार्टिकल। जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछारें कराई तो उन्होंने पाया कि जो बेरिलियम है अल्फा पार्टिकल के टकराव की वजह से कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर न्यूट्रॉन मुक्त होता है।
तो वहाँ से एक पार्टिकल मुक्त होता है, रेज निकलती है, किसकी निकलती है? न्यूट्रल पार्टिकल की, जो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है ना ही मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। तो इस न्यूट्रल पार्टिकल, जबकि न्यूट्रल पार्टिकल मास रखता है प्रोटॉन के बराबर, तो इस न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन न्यूट्रॉन की आती है वो क्या होती है? न्यूट्रॉन, इट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग द मास 1.675 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इस न्यूट्रल पार्टिकल का जो मास है वो हाइड्रोजन के लगभग बराबर है एंड कैरी द नो चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, यह एटम का वह छोटा पार्टिकल है विच कैरी द 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के चार्ज को हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं क्योंकि इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। अब इसका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम होता है एंड हैज़ मास 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27 किलोग्राम। इसका मास लगभग न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है या फिर इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊपर बात करें तो इट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी एटम का वह छोटा पार्टिकल है विच कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, दोनों पर चार्ज बराबर होते हैं। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, हैज़ मास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। मगर आप इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे तो वो प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम है, ये लगभग इक्वल टू 1/1837, लगभग 1/1837 गुना कम होता है ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से या फिर प्रोटॉन से या फिर न्यूट्रॉन से। इस टॉपिक के बाद हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जो थॉमसन थे, उन्होंने जे थॉमसन, उन्होंने एटम का जो मॉडल को वहाँ पर प्रदर्शित किया। जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम इज ए स्फीयर, एटम एक स्फीयर की तरह है, एक गोले की तरह है ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज का गोला है, मतलब जिसका जो सरफेस एरिया है वहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, और जो इसका इनसाइड वॉल्यूम है वहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज होता है जो पूरे स्फीयर में फैला हुआ होता है। तो जो बाहरी आवरण पर तो हुआ पॉजिटिव चार्ज और इसका इनसाइड वॉल्यूम हुआ उसमें सारा हुआ नेगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। ये बात जे थॉमसन ने बताई थी, ये बात सही नहीं है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर इन्होंने ये कहा कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, वो बराबर होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, प्रोटॉन के बराबर। दस एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, मतलब दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए टोटल एटम न्यूट्रल होता है। अब जो जे थॉमसन के मॉडल को वहाँ पर वाटरमेलोन मॉडल भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछारें कराई, किसके ऊपर? गोल्ड की फॉइल के ऊपर। उन्होंने गोल्ड की बिल्कुल पतली सी चद्दर ली और उस चद्दर के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछारें कराई विद हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में, अल्फा पार्टिकल एंड मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछारें कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर तो उन्होंने कई कंक्लूजन वहाँ पर प्राप्त किए। तो उनका पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे, गो द स्ट्रेट विद इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। यानी जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछारें कराई तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे गुजर गई, तो ऐसे दिखाते हुए कि वो किसी से टकराए ही नहीं, और अगर किसी से टकराए नहीं तो इसका मतलब एटम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है? खाली होता है, एम्प्टी होगा। दूसरा जो कंक्लूजन क्या निकला? सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए अवे विद लार्ज एंगल, ज़्यादा एंगल के साथ में। तो उनका डिफ्लेक्ट होना लार्ज एंगल के साथ वो रिपल्सन को दिखा रहा था, विच इंडिकेट दैट, वो क्या दिखाता था? विच इंडिकेट दैट
द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। जो एटम का सेंट्रल पार्ट था वहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और अल्फा पार्टिकल पर भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। कैरीज द ऑल द मास, और इससे ये भी हुआ कि जो सारा मास है वो सेंटर में ही है, सारा पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर में है और सारा मास भी सेंटर में है। इस डिफ्लेक्शन ने ये दिखाया। थर्ड पॉइंट जो आया, कैलकुलेशन बाय द रदरफोर्ड शोविंग दैट। रदरफोर्ड ने अपने इन ऑब्जर्वेशन जो कैलकुलेशन की, उन्होंने पाया द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, यानी जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर सारा मास है, वो पूरे एटम के मुकाबले ना के बराबर है, नेग्लिजिबल, स्मॉल, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने कहा द रेडियस, अगर एटम की जो रेडियस है वो 10⁻−10 मीटर है, तो न्यूक्लियस जो होगा वो 10⁻−15, मतलब एटम के मुकाबले जो न्यूक्लियस होगा वो लगभग 1,00,000 गुना छोटा होगा। तो यानी पूरे एटम में लगभग 1,00,000 गुना न्यूक्लियस आ सकते हैं। तो इन धारणाओं के आधार पर जो रदरफोर्ड का मॉडल बना एटम का, वो क्या था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो पहला जो रदरफोर्ड मॉडल का जो पहला पॉइंट था, पॉजिटिव चार्ज एंड मास, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वर डेंस कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इससे ये चीजें आई कि एटम का जो सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और जो सारा मास है वो एक छोटे से एरिया में है जिसे हम न्यूक्लियस में कहते हैं, जो कि सेंटर में है इसके। दूसरा क्या आया? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है, जहाँ पर सारा मास मौजूद है, जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, वो घिरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉनों पर है नेगेटिव चार्ज। दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही हैं ए वेरी हाई स्पीड। और वह इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रही हैं। सर्कुलर पथ कॉल्ड ऑर्बिट, गोल सर्कुलर पथ के अंदर, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आया? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को हेल्ड किए हुए, पकड़े हुए हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। तो आगे हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां क्या निकली, तो ड्रॉबैक क्या थी? तो पहले हम बात करें, इट इज़ अगेंस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। जैसे कि हम बात करें, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी छोड़ते रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी छोड़ते रहेंगे तो वो अपने ऑर्बिट को डिक्रीज करते रहेंगे, और ऑर्बिट डिक्रीज होते होते जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिससे एटम स्टेबल नहीं होगा। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है, अगर उसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो हमें अलग अलग स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो इन चीज़ों को, इस स्पेक्ट्रा क्यों प्राप्त होते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के, तो इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये हमारे पास कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल की।